945 दिन उन्होंने हुक्मरानी की और इन 945 दिनों में सिर्फ 100 दिन जो है उन्होंने आज़ाद कश्मीर में गुजारा है। अनवर अल हक साहब से हमें तो ये थी कि वो जाते जाते 2-3 चीज़ों की वजाहत करके जाएंगे। शायद उनके जहन में यही हुआ होगा कि शायद 2 मिनट मेरे लिए बड़े अहम हो जाए, लेकिन वो 2 मिनट नहीं हो। ना, ये तासर उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की थी कि मुजफ्फराबाद को इस्लामाबाद से कंट्रोल किया जा रहा है और इस्लामाबाद में कोई ऐसा ठिकाना बना हुआ है जो कश्मीर हाउस है और उस कश्मीर हाउस के अंदर कोई इन्होंने खुफिया लोग बैठाए हुए हैं। एक टीवी प्रोग्राम में कहा था जी कि हम कतन पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे और आज यही उस नौजवान ने दुख सी रग पकड़ने की कोशिश की है जिस पर वो गुस्सा खा गए। सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। DTV न्यूज़ के प्रोग्राम वादा ख्याल के साथ मैं हूं राजा उस्मान ताहिर और आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सदाइश नार के एडिटर हैं और सीनियर तजज़ियाकार हैं एजाज़ भाई साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अब भाई साहब, आज आज़ाद कश्मीर कौंसिल असम्बली में चौथा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मुंतखब हुआ है और 3 वज़ीर-ए-आज़म इससे पहले फ़ारिग हुए हैं और चौथा आज जो है ना वो तहरीक अदम एतमाद की सूरत में फैसल मुमताज़ राठौर 36 वोट लेके नए आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं 6, 7, 8 महीने के लिए। अब उनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं। अच्छा, इसमें हम बात ये करेंगे कि 44 अरकान असम्बली ने इजलास में शिरकत की और 36 वोट इनको पड़े हैं और अब ये देखना ये है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही थी कि हमें 40 से ज़ायद अरकान के वोट की हमायत हासिल हो चुकी है, लेकिन 36 अरकान ने उनके हक़ में वोट दिया है और 2 जो है वो उसके मुखालिफ पड़े हैं। अब ये चौथे वज़ीर-ए-आज़म हैं 5 सालों में, तो अल्लाह करे कि 5वां वज़ीर-ए-आज़म ना हो। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, जो 36 वोट इनको पड़े हैं और जो नए कायदे अवान मुंतखब हुए हैं और इससे पहले जो तकरीर की है जाने वाले वज़ीर-ए-आज़म अनवर अल हक साहब ने 945 दिन उन्होंने हुक्मरानी की और इन 945 दिनों में सिर्फ 100 दिन जो है उन्होंने आज़ाद कश्मीर में गुजारा है। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि जो 36 वोट लेके फैसल मुमताज़ राठौर साहब नए कायदे अवान मुंतखब हुए हैं उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया उस्मान ताहिर साहब। ये तो रिजल्ट तो के बिल्कुल के मुताबिक हुए हैं और ये जो बात आपने की है कि दुआ करें कि 5वां वज़ीर-ए-आज़म इस असम्बली से ना आ जाए जी, तो वैसे इम्कानात इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है चूँकि कानूनी गुंजाइश तो मौजूद है ना, ज़ाहिर है कानूनी गुंजाइश मौजूद ये है कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तारीख नाकाम हो जाए तो वो 6 महीने के लिए उसको स्पेस मिल जाता है। लेकिन जो नया बनने वाला वज़ीर-ए-आज़म होता है उसको हल्फ उठाने के अगले दिन उसके खिलाफ अदम एतमाद की तारीख लाई जा सकती है। लेकिन मौजूदा असम्बली में मेरे ख्याल में इस तरह की पोजीशन नहीं होगी। अब तो में ये थी कि पीपल्स पार्टी कम से कम 40 के करीब वोट लेगी, इसलिए पीपल्स पार्टी ने जरदारी हाउस के अंदर अपने 27 लोग शो किए थे और उसके बाद तकदीस गिलानी और दीवान चुगताई साहब 2 जो शामिल हुए हैं तो इनकी तादाद बन गई 29। 9 लोग नून लीग के पास हैं तो ये तादाद 9 अगर वो भी शामिल कर लें तो ये 38 लोग बनते हैं। तो मैं ख्याल ये था कि इक्का दुक्का कुछ और वोट बाकी इक्का दुक्का वोटों को छोड़ें। अब 38 वोटों में से उनको 36 वोट पड़े हैं। इसका मतलब ये है कि नून लीग के कोई 2 वोट या पीपल्स पार्टी के कोई 2 वोट। अभी ये जो हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है बुनियादी तौर पर ये आपको प्रोग्राम जो पहले लेट हो गया था और हम फौरी तौर पर जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद प्रोग्राम इसलिए पूरी तरह तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन 2 वोट वो हैं जो या तो पीपल्स पार्टी के अपने हैं या तो नून लीग के जो 9 वोट थे उनमें से 2 हैं। इसमें ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि एक मेरा ख्याल में कर्नल वकार साहब का वोट भी है ना, वो कहाँ गया? स्पीकर का वोट भी उसमें शामिल करें ना। फिर स्पीकर साहब ने वोट नहीं पोल किया, उन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया, तो फिर एक वादी हो गई है। अब ये क्लियर होना बाकी है, एक वोट का मसला है ये क्लियर। वो कर्नल वकार साहब को हो सकता है क्योंकि उनके बारे में ये इतलात आ रही थी कि वो नहीं करेंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नून लीग के अगर बाकी लोगों ने वोट दिया है तो एक बंदा ये कैसे जुर्रत कर सकता है पार्टी के अंदर होते हुए वो हाथ खड़ा ना करे। 2 बंदों ने इस अदम एतमाद की तहरीक मुखालफत में वोट दिया है और वो ज़ाहिर है क़य्यूम नाज़ी साहब और ख्वाजा फारूक साहब हैं। जब कहा गया जी कि जो इसकी मुखालफत करते हैं वो हाथ खड़े करें तो 2 ने खड़े कर दिए। वैसे 9 लोग तो शरीक ही नहीं हुए, 44 लोग हुए थे, बाकी ने इस पर रायशुमारी भी हिस्सा नहीं लिया, ना उन्होंने हमायत में खड़े किए ना मुखालफत में, कुछ तो बाहर चले गए थे। खुद वज़ीर-ए-आज़म अनवर अल हक तकरीर करने के बाद अपनी चार्जशीट का जवाब देने के बाद ऐवान से बाहर चले गए। हालांकि उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि मैं फैसल राठौर ने मुझे वोट दिया था, मैं इनको वोट दूंगा। लेकिन उन्होंने खास बात ये की है कि अगर ये दोस्त तहरीक अदम लाने के बजाय मेरे साथ मशवरा करते तो मैं इनको झंझट में नहीं फंसाता, हम हाउस ओपन करते और इन्होंने मुझे वोट दिया था और मैं
नए इंतखाब में इनको वोट देता। सही। वो जो कहानी बयान कर रहे थे, अगर उनके साथ मशवरा करते तो कुछ और ही खुलना था। इसलिए आपको पता है, नज़ारा है, जाने वाला बंदा तो जो मर्जी आपको यकीन दानिया कराता रहे कि मैं बड़े बाइज्जत तरीके से जा रहा हूँ, बावकार तरीके से जा रहा हूँ, मैं खुश हो रहा था, मैं अपने दोस्तों को कह रहा था कि मुझे आप घर भेज दें, मुझसे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी वापस ले ली, ये कहने की बातें होती हैं। हालांकि दिल खून के आंसू रो रहा होता है। लेकिन अनवर अल हक साहब से तो ये थी, बड़ी कुर्सी छोड़ते हुए तो अनवर अल हक साहब से हमें तो ये थी कि वो जाते जाते 2-3 चीज़ों की वजायत करके जाएंगे। एक तो उन्होंने वजायत ये करनी थी कि आया साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से जिस तरह माजी में वो ऐलान करते रहे कि मैं ना तनख्वाह लेता रहा हूँ, ना मैं पेंशन लेता रहा हूँ, तो क्या इस साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से क्या वो तनख्वाह तो खैर ख़त्म हो गई, पेंशन हम रात लेंगे या गाड़ी लेंगे या नहीं लेंगे, ये उनको ऐलान करना चाहिए था कि मैं इस फ्लोर पे ऐलान कर रहा हूँ कि मैं अब रुखसत हो रहा हूँ, मैं बतौर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ना मैं पेंशन लूंगा ना ये बाम उन्होंने छोड़ दिया ना, ये बाम छोड़ दिया। देखे ना, असली बात ये नहीं है। और दूसरी ये वजायत इसलिए, दूसरी वजायत वो ये नहीं कर सके कौम के सामने कि जब वो बार बार इस बात का ऐलान कर रहे थे कि 36 लोगों को 27 लोगों को आप किसी टेबल के ऊपर चाय की मेज़ पर बैठा दें और मेरे हवाले से वह मुखालफाना गुफ्तगू कर लें, मुझे एक वीडियो मैसेज भेज दें और मुझे तस्वीर भेज दें, वीडियो में भेज दें, तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। तो 36 के बजाय 27 के बजाय जो 36 लोगों के बारे में उनको यकीन हो गया था कि नून लीग में मेरे मुखालिफ हो गई। पीपल्स पार्टी में भी 17 उनके पास अपने हैं, 10 लोग एक दफ़ा शामिल हुए, 2 लोग एक दफ़ा शामिल हुए, जब 29 लोग हो गए तो फिर उन्हें इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उस उसूल पसंदी का मुजाहरा क्यों नहीं किया जो 2.5 साल जिसका उनको शायद इसका कुछ यकीन दानियाँ हुई होंगी कि शायद अभी ये नाकाम हो जाए, मैं अगले 6 माह फिर गुजार लूँ, और जिन्होंने लाया था उनको हो सकता है कि वो फिर एट द एंड जाके किरदार अदा करें। लेकिन उन्होंने खुद कहा कि 2 मिनट पहले जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने, 2 मिनट पहले जो लोग मुझे कह रहे थे कि हम वोट नहीं देंगे, 2 मिनट बाद उन्होंने कहा हम वोट देंगे, मुझे 48 वोट दे दीजिए। तो वो तो कह रहे थे 2 मिनट पहले मैं उम्मीदवार ही नहीं था और लोग मुझे इनकार कर रहे थे, 2 मिनट बाद 48 अभी भी उनकी यही शायद उनके ज़हन में यही हुआ होगा कि शायद 2 मिनट मेरे लिए बड़े अहम हो जाए, लेकिन वो 2 मिनट नहीं हो। ना देखिए ना, यही तो है ना, बंदा हर कोई समझता है ना, जिस जब यहाँ बैठता है तो उसकी गर्दन में सरिया भी होता है। हमारी दुआ है कि ये फैसल मुमताज़ राठौर साहब जो हैं वो बड़े एक अच्छे और पढ़े लिखे और बहुत ही शानदार सियासी कारकुन हैं और उनकी गर्दन में सरिया ना आए, वो अपने कारकुन तक एक्सेस रखें, वो आज़ाद कश्मीर के लोगों तक एक्सेस रखें। लेकिन ये ऐसी खतरनाक कुर्सी है जिसमें बैठकर ये खुशामदी और इस तरह के लोग आसपास जमा हो जाते हैं जो आपको हर काम में ओके की रिपोर्ट देते हैं। इसमें बहुत सारे लोग असल पिक्चर कोई नहीं दिखाता। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी है बेसिकली ये जाटों और गुजरों की जमात है, जो राजपूत हैं वो मतलब उनका थोड़ा सा इसमें हिस्सा है, और फैसल राठौर को जाटों और गुजरों को बाईपास करके इस सीट तक पहुंचाया ना, ये बड़े हैवी वेटों के दरमियान ये बजाय बिल्कुल बजाय ऐसी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर में पुराने दौर के अंदर जो एक मिथ थी कि फलां पार्टी फलां बरादरी की है, फलां बरादरी की फलां पार्टी है, ये मिथ आहिस्ता आहिस्ता टूटती जा रही है। और फैसल राठौर साहब अगर कोशिश करें तो बिल्कुल उनके अंदर ये पॉलिटिकल विजन मौजूद है, उनको उस पार्टी की सपोर्ट भी हासिल है। पीपल्स पार्टी तो वैसे भी आपको पता है किसी खास तबके की नहीं, इस पार्टी के अंदर आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, ये खूबी है उस पार्टी की। और आज़ाद कश्मीर में तो बिल्कुल सारी बरादरियों के अंदर उन्होंने अपनी पार्टी को एक सारी बरादरियों का गुलदस्ता बनाकर पिछले दौर में चलाया और वही सिलसिला का उन्होंने बरकरार रखा। तो आज़ाद कश्मीर में इस बीच को तोड़ा जा सकता है कि राजपूतों की पार्टी फलां है और जाटों और गुजर बरादरी की और सुदरों की और मुगल बरादरी की पार्टी फलां है। इस तरह नहीं, पार्टी सियासी कारकुनों की होती है, सियासी लोगों की होती है। उस सियासी एक जो माहौल और कल्चर होता है उसमें सारे लोगों के लिए स्पेस मौजूद होता है, चाहे वो राजपूत हो कोई, चाहे वो जाट हो, चाहे भाई साहब। एक और जो मौजूद बहस बनी हुई बात वो ये है कि ये रविश रही है कि कोई भी अगर सियासी जमात ज्वाइन करता है, दूसरी पार्टी छोड़ के आता है, तो पार्टी का जो सदर होता है वो उस मौके पे मौजूद होता है। हमने किस तरह आपने भी देखा, हमने देखा कि तकदीस गिलानी पीपल्स पार्टी में शामिल हुई, उस वक्त पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर हैं चौधरी यासीन, वो उनको मेरे ख्याल से उस मुशावरत में शामिल नहीं किया गया, ना उनको बुलाया गया। फिर दीवान चुगताई साहब शामिल हुए, दीवान चुगताई साहब शामिल हुए, वो भी डायरेक्ट मैडम फरियाल तारपुर से जाके मुलाकात की और शामिल हो गए, और इस मौके पे टोटली बाईपास किया गया चौधरी यासीन जो पार्टी के सदर हैं पीपल्स पार्टी के। तो ये भी एक क्या मेरे ख्याल में इसको कंसिडर बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि अगर चौधरी यासीन साहब को बाहर रख कर फरियाल तारपुर साहिबा की अदम मौजूदगी में आज़ाद कश्मीर की पीपल्स पार्टी की सेकंड लाइन लीडरशिप किसी को बराया पार्टी में शामिल करे, वहाँ पार्टी का सदर शामिल ना हो, तो फिर तो आप इसको कह सकते हैं कि नज़रअंदाज बाईपास किया गया।
अब चौधरी यासीन साहब हों, जो आज़ाद कश्मीर की सियासी पार्टी पीपल्स पार्टी के अंदर बाकी लोग हों, वो सारे के सारे लोग इस बात पर बिल्कुल यकसू हैं कि उनके लीडर फरियाल तालपुर हैं, उनके लीडर बिलावल भुट्टो हैं, उनके लीडर आसफ अली जरदारी साहब हैं। अब वो ऐसा ठिकाना है जहाँ लोग बरायास भी शामिल होते हैं और डायरेक्ट भी होते हैं और इनडायरेक्ट भी होते हैं, पार्टी सदर की मौजूदगी में भी शामिल होते हैं और उससे हटकर भी शामिल हो सकते हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब का जो ग्रुप जब शामिल हुआ था तो जाहिर है डेफिनेटली आपको पता है वो तो उसमें शर्त नहीं रखी गई कि चौधरी यासीन साहब होने चाहिए या इस तरह तमीर इलियास साहब का ग्रुप है। जब अगर वो ना हो फरियाल तालपुर साहबा की अदम मौजूदगी में या बिलावल साहब या जरदारी साहब उनकी अदम मौजूदगी में आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप है वो अगर किसी को अज खुद शामिल करे और उस महफिल में सदर मौजूद ना हो तो फिर तो इस तासर को तकवीन मिलती है, लेकिन इस बात की कोई ख़ास ज़्यादा अहमियत नहीं है। ये बात सही है कि वैसे बावकार और सियासी एक रवादारी का तकाज़ा यही है कि पार्टी की जो 3-4 अफराद की ऊपर मिला जुला कर क़यादत होती है ना, सदर, सेक्रेटरी जनरल और सीनियर नायब सदर और इस तरह के जो 2-3 लोग हों, उनको इस तरह की जो शमूलियती तकरीब हो उसमें मौजूद हूँ तो पार्टी का एक अच्छा मैसेज जाता है। लेकिन ना हो तो इसमें कोई हर्ज वाली बात सीनियर लोग हैं, उनसे हमारी बात हुई है, उनमें तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। फैसल राठौड़ की नामजदगी के बाद जिस दिन नामजदगी हुई थी उस दिन भी हमारी बात हुई थी, तो उनकी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे इस हवाले से। मैं भी अलग अलग तहफ़्फ़ुज़ात शायद उनके दूर हो गए हों या अभी बरकरार हुए, तो अब हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, भाई साहब के अनवारुल हक साहब 945-46 दिन जो है वो वज़ीर आज़म रहे, उसमें से उन्होंने 100 दिन जो है वो वफाकी जो आज़ाद कश्मीर का दारुल-हुकूमत है मुज़फ़्फ़राबाद, वहाँ पे गुजारा, और बाकी इस्लामाबाद में या कहीं और उन्होंने गुजारे होंगे। अब इसके ऊपर आप क्या तबसरा करेंगे कि 945 दिनों में सिर्फ 100 दिन वो गुजार सकें वहाँ पे? उस्मान ताहिर साहब इसका जवाब अमूमन वो जब उनसे सवाल किया जाता था वो ये कहते थे कि जी आज़ाद कश्मीर को चलाने के लिए जो फंड्स हैं वो इस्लामाबाद से मिलते हैं। हाँ। तो हमें ज़ाहिर है वहाँ एक्सेस और रब्ता मुसलसल रखना पड़ता है, इसलिए इस्लामाबाद बैठकर हुकूमत करना ये कोई ना अनोखी बात है और ना इस तरह की चीज़ है। वैसे किसी हद तक अगर देखा जाए, इस पर गौर किया जाए तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई जस्टिफिकेशन निकलती है। सही देखें ना, आज़ाद कश्मीर का मुज़फ़्फ़राबाद कैपिटल ज़रूर है, एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात हैं और फिर ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर एक कंगन की तरह का उसका जोग्राफियाई नक्शा है। और आप देखें तो जितनी इस्लामाबाद बैठकर आपको आज़ाद कश्मीर पूरे में इजी एक्सेस बनती है, आपको उतना टाइम बिरपर लगता है जितना टाइम इस्लामाबाद से मुज़फ़्फ़राबाद लगता है, उतना टाइम बाग लगता है, उतना ही टाइम में आप कोटली और रावलकोट पहुंच जाते हैं सारे। दूसरी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर की पॉलिसी साज और फैसले की जो पावर्स हैं, जो मालियाती फैसले हों, एग्जेक्टिव फैसले हों, पॉलिटिकल फैसले हों, ये सारे के सारे इस्लामाबाद में होते हैं और इस्लामाबाद में। लेकिन ये बात भी नहीं कही जा सकती कि आदमी बाद चीज़ों पर तो ज़ाहिर है आपको मालियाती मामलात में यहाँ डीलिंग करनी पड़ती है, सियासी मामलात में एग्जेक्टिव पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं या फिर आला सतही इजलास होते हैं उसमें, लेकिन सारे काम काज छोड़कर मुसलसल हमेशा के लिए यहाँ बैठे रहना और यहाँ से बाहर ना निकलना और यहाँ इस्लामाबाद की गली कूचों में फिरना और यहाँ नइयों की दुकानों का इफ्तिताह करना और ख़तरों पर चले जाना, ये आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को मैं समझता हूँ इस चीज़ों से गैरेज करना चाहिए। लेकिन इस्लामाबाद में भी बैठना वक्फे से आना कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन मुस्तकिल डेरे यहाँ जो लगाए जाते हैं इसका बंद करनी चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि आज़ाद कश्मीर में एक दफ़ा जब राजीव गांधी आए थे तो बेनज़ीर भुट्टो साहब के दौर में आज़ाद कश्मीर की इस्लामाबाद की सड़कों से कश्मीर हाउस के बोर्ड उतार दिए गए थे। वो क्यों उतारे थे? हालांकि उस वक्त नवाज शरीफ और इन लोगों की हुकूमत थी, इन्होंने नेगेटिव तासर फैलाया था कि ये कश्मीर भेज दिया, फलां कर दिया, फलां कर दिया। बात ये नहीं थी, बात पॉलिटिकल ये थी और उसके पीछे एक विजन था कि बेनज़ीर साहिबा ने के दौर में ये तासर उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की थी कि मुज़फ़्फ़राबाद को इस्लामाबाद से कंट्रोल किया जा रहा है और इस्लामाबाद में कोई ऐसा ठिकाना बना हुआ है जो कश्मीर हाउस है और उस कश्मीर हाउस के अंदर कोई इन्होंने खुफिया लोग बैठाए हुए हैं जो आज़ाद कश्मीर को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर वो वोट इसलिए उन्होंने हटाए थे, तासर उन्होंने जिस नुकसान से हटाए थे मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी। जीबी का वज़ीर आला अगर गिलगित बल्तिस्तान बैठकर हुकूमत करता है, सिंध का वज़ीर आला सिंध में बैठता है, केपी का वज़ीर आला केपी में बैठता है, लेकिन उनके ऑफिस यहाँ मौजूद हैं, वो आते हैं वक्फे से। लेकिन आज़ाद कश्मीर वालों ने कुछ थोड़ा ज्यादा ही, अब देखें लाहौर के वज़ीर आला है वो इस्लामाबाद तो आकर नहीं बैठती, वो तो लाहौर बैठकर हुकूमत करती हैं। इसलिए लाजमी है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को भी आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद बैठकर हुकूमत करनी चाहिए, लेकिन वक्फ वगैरह से यहाँ आने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन ये आकर 2-2, 3-3 महीने यहाँ बैठे रहना, सारे वज़ीरों को यहाँ बुला लेना, सेक्रेटरियों को यहाँ बुला लेना, फिर उसकी वजह से आज़ाद कश्मीर के जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो बेचारा उनका दावा सारा सब फैसल राठौर ने मुंतखब होने के बाद जिस तरह फैसल राठौर को मैं समझता हूँ कि इस वित्त को
तोड़ सकते हैं तोड़ना अगर चाहिए, अगर तोड़ना चाहें। चाहिए, बिल्कुल तोड़ना चाहिए। इसलिए और कि एक तो उनके सेहत की कोई इश्यूज नहीं है, नौजवान आदमी हैं, Yes. उनको आज़ाद कश्मीर भर के दौरे करने चाहिए सही और बात है। हर जिले और तहसील का दौरा करके आज़ाद कश्मीर में जो बैठी इंतजामिया है बिल्कुल। उस इंतजामिया को मुतारक करें। आप आपको इस देखे ना, जहाँ भी इंतजामिया या प्राइम मिनिस्टर दौरा करता है वहाँ इंतजामिया हरकत में आती है, ऐसे ही है। लोगों के छोटे मोटे काम जल्दी से होने शुरू हो बिल्कुल, जाते बिल्कुल ऐसे हैं, ही है। सफाई सुथराई सड़कों की हो जाती है, ये मुतारक रहती है ना इस तरह ऐसे ही की। है। तो फैसला ढोर के बाद मैं समझता हूँ 5-6 महीने का टाइम है, ये कर सकते हैं अगर करें। अच्छा, नून लीग ना किया तो नून अफसोस लीग ही ने होगा। वोट दिया पीपल्स पार्टी को, नए वजीर आजम को। जी जी। अब नून लीग के सदर शाह गुलाम कादिर साहब, उनका एक बयान सामने आया है कि जो अवाम है वो इस 4 माह की हुकूमत को मुस्तरद कर देंगे। तो ये कोई बात समझ में नहीं आई है। ये फारूक अदर साहब ने बात नहीं, की है कि शाह जनवरी नहीं, ये फारूक अदर साहब ने बात की है कि वो जनवरी और इसके आसपास इलेक्शन होने चाहिए। हाँ। तो मियां भाई साहब ने उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा कोई मायदा नहीं है इस तरह का, और हम इसीलिए रिस्क लेकर हमने इस बहरान में हुकूमत कबूल की है कि बाकी मदद हम पूरी करेंगे। बाकी मदद बनती है जुलाई तक। जुलाई तक। तो फारूक अदर साहब को मैंने बदलता हुआ बयान बाद में देखा। वैसे आजकल फारूक अदर साहब बहुत गुस्से में। आज आपने देखा होगा जफराबाद में किसी नौजवान ने उनसे पूछ लिया जी कि आप वोट देंगे, मैं वोट नहीं देने क्या करने आया हूं, तो गुस्से से उनका मोबाइल। लेकिन बाद में वो जब हमने उसका पूरा माहौल देखा तो फारूक अदर साहब ने, यानी जिस तरह प्यार मोहब्बत में होता है ना, वो अजीज से आदमी गुस्सा करता है कि यार बंद कर, क्या बात सवाल पूछते हैं, इस अंदाज से किया। लेकिन बुनियादी तौर में है वो गुस्से में कि एक टीवी प्रोग्राम में कहा था जी कि हम कतन पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे, और आज उन्होंने कहा जी मैं वोट यही उस नौजवान ने दुख सी रग पकड़ने की कोशिश की है जिस पर वो गुस्सा खा गए। लेकिन बहरहाल वो एक माहौल वहाँ उन्होंने बाद में हंसते हंसते जा रहा है। जब वो कोटे वालों से पूछा जी आप फारूक कोटे से आए, आपकी शक्लें लगती हैं कि फारूक कोटे से आए, इसलिए कि आपकी शक्लों पर आज थोड़ा बहुत और हालात नजर आते हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तो वो उनका बदलता बयान सामने आया। उन्होंने कहा जी जुलाई में इलेक्शन होने चाहिए और जुलाई से आगे हम इलेक्शन नहीं जाने देंगे। ये वो चीज थी। अच्छा, अब नए चैलेंजेस होंगे फैसल मुमताज राठौर के लिए। 36 वोट लेके वो नए वज़ीर आज़म मुंतखब तो हो गए, चौथे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के। तो अब आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से इकदाम उनको करने चाहिए और जो नए चैलेंजेस हैं क्या हो सकते हैं? एक तो मैं समझता हूँ कि उनको एक चीज़ से कम अज़ कम ज़हनी तौर पर रिलैक्स मिल गई है कि उनकी हुकूमत को कोई आने वाले 6 महीनों में खतरा नहीं हो। अदम या इस तरह की चीज़ों का तो बिल्कुल सिरे से दूर दूर तक हम ये नहीं कहते कि नहीं हो सकती, लेकिन हम ये कहते हैं कि इसका इम्कान बहुत कम है, ये नहीं होगी, इसलिए उनको ये रिलीफ है। सही। आज सुना है वो आज नहीं, हेल्प उनका कल होगा, चूंकि सदर साहब बिलावल साहब मुजफ्फराबाद जा रहे हैं और दूसरा सदर आज़ाद कश्मीर क्योंकि बीमार हैं, मुजफ्फराबाद नहीं जा सके, उन्होंने मदद कर ली है। तो स्पीकर असम्बली कायम मकाम सदर की हैसियत से वो हेल्प लेंगे उनसे, मुजफ्फराबाद में उनका हेल्प होगा। साथ ही इतला ये है कि उनकी कोई 10-12 रुकनी काबीना भी वहाँ हेल्प उठाएगी। अच्छा, ये भी काबीना के नाम भी सामने आ रहे हैं। काबीना में कौन कौन से अहम लोग शामिल हो सकते हैं और कितने रुकनी काबीना होगी? देखे ना, वैसे तो ये बात तय हो गई है कि पहले हमारे पास इतला ये थी कि 20 रुकनी से ज्यादा काबीना नहीं हो सकती, आप सारे वजीर शामिल करें, सब मशीर शामिल करें, जो मर्जी शामिल करें। शौकत नवाज मीर साहब का कल परसों एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा जी 20 टोटली होगी, 4 आईनी पोस्टें, सदर, वजीर आजम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये 4 निकाल कर पीछे 16 बचते हैं। आप 16 के 16 वजीर बना दें, 16 के 16 मशीर बना दें, जो मर्जी बनाए, लेकिन शर्त यह है कि माजरीन में से कोई एक बंदा भी आपने अगर वजीर मशीर बनाया तो मायदे की खिलाफवर्जी होगी और इस पर हम अपना लय अमल देने के लिए बिल्कुल आज़ाद होंगे। तो इतला ये है कि वो पहले मरहले में 8-10 रुकनी कोई काबीना का वो हल्फ करेंगे और उसमें एक आध बंदे को छोड़कर सारे के सारे वो लोग शामिल हैं जो पीपल्स पार्टी के, अपनी पुरानी पीपल्स पार्टी के वो लोग हैं जो पहले से पार्टी के अंदर थे। मसलन कासिम मजीद साहब का नाम आ रहा है, जो पहले से मियां भाई साहब का आ रहा है, अनवर हक साहब की हुकूमत में और पार्टी के साथ हैं। यानी फारूक बाग से इधर ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। माज साहब, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के जो बेटे हैं, यासर सुल्तान, उनके अलावा और फहीम रब्बानी साहब के अलावा बाकी जिनका नाम सामने आ रहा है ना, वो सारे के सारे पीपल्स पार्टी के अपने वो जनरल लोग हैं जो उनके टिकटों पर इलेक्शन जीतते हैं। ये मैं समझता हूँ अच्छी बात है। अगले मरहले में डेफिनेटली वो बढ़ाएंगे और मेरा ख्याल ये है कि आज़ाद कश्मीर, इस हुकूमत की जिन लोगों ने सपोर्ट की है, आज़ाद कश्मीर के अंदर से पीपल्स पार्टी की बराह जीतने वाली सीटों पर जीतने वालों में से जितने लोगों ने इसको वोट दिया है अपने फैसल राठौर साहब को, बराह जीतने वाले, वो सारे के सारे अकोमोडेट हो जाएंगे और उनकी तादाद यही को 16-17 ही बनती है, ये सारे हो जाएंगे। लेकिन अगले मरहले में नून लीग तो वैसे भी नहीं बैठेंगे इसमें। नहीं, नून लीग तो उससे पहले कह दिया, ये एक बोझ उन पर कम हो गया, बाकी लोग अकोमोडेट हो जाएंगे। एक तो चैलेंज उनके ये है जो अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा था कि हम वो नजर रखेंगे और हमारा हुकूमत के साथ, वैसे बड़ी जोमानी बात की है आपने, शौकत नवाज मीर साहब का अगर बयान सुनाओ, उन्होंने कहा हमारा मायदा हुआ कि जो नई हुकूमत बनने वाली है, नई हुकूमत
अब ये पहली बार समय है कि नई हुकूमत बनने वाली है, वो अगर 16 से ज़्यादा बढ़ाएगी तो मायदे, इसका मतलब ये है कि कहीं मायदे के दौरान ही उनको ये बात बताई गई है कि अनवर अल्लाह को हटाकर जो नई हुकूमत बनेगी आपके मायदों पर अमल दमल वो स्टार्ट करेगी, वो करेगी। उनको पहले शायद इस चीज़ का, पर मैं ख्याल आ रही करता हूँ, सकता मेरा ख्याल हो सारा। चैलेंज एक तो ये है जिससे मैं समझता हूँ वो सरखू होंगे। दूसरा चैलेंज ये है कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो माहौल है बिल्कुल हुकूमत और आवाम के दरमियान दूरियां हैं। सही, इस सिस्टम और आवाम के दरमियान दूरियां हैं। लोग मायूस हैं, सियासी कारकुन से मायूस हैं, वज़रा से मायूस हैं, वज़ीर आज़म से मायूस हैं, अवान सदर से मायूस हैं, ब्यूरोक्रेटों से मायूस हैं और दफातर से मायूस हैं। इन मायूसियों को ख़त्म करके अगर ये फैसल मुमताज़ राठौर साहब कोशिश करें कि ये दूरियां कम कर सकते हैं, लोगों को फिर उम्मीद की एक किरण डलवाएं, लोग सियासी कारकुनों के पास करीब आएँ, लोग वज़रा के करीब आएँ, लोग दफातर के केवल लोग इस सिस्टम के दोबारा करीब आएँ, तो ये सिस्टम के लिए बका के लिए फ़ायदेमंद बात होगी। फैसल साहब ने ऐलान किया है कि मैं ये अल्लाह करे हूँ इसलिए कि के लिए और अपने लोगों के लिए, अल्लाह करे इनके लिए हूँ इसलिए कि इनके पीछे बहुत बड़ी पार्टी की सरपरस्ती है, पार्टी इनकी बैकअप पर है, नून लीग भी इनकी बैकअप पर है और हमें तो है कि ये नौजवान आदमी हैं और ये कर गुजरेंगे। एजाज भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं तक। जिस तरह आपको हमने बताया था कि फैसल मुमताज़ राठौर साहब आज़ाद कश्मीर के चौथे नए वज़ीर आज़म जो है वो 36 वोट लेके मुंतखब हो गए। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या वो डिलीवर कर पाते हैं, किस तरह की सूरत हाल होगी। इस तमाम सूरत हाल का फॉलोअप जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। खुदा हाफ़िज़।